11th लेक्चर ऑफ द सीरीज। इसमें 2-3 बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने। हमारा आज का टॉपिक स्टेट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। अब म्यूनिसिपल लॉ में इसका क्या टेरिटरी क्या होती है और उसकी सॉवरेनिटी क्या होती है, इंटरनेशनल लॉ में उसकी क्या हैसियत है, डिस्प्यूट्स जो होते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वो किस किस किस्म के होते हैं, और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये दो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। हमने बेसिकली आज ये 3-4 चीजें डिस्कस करनी है। सॉवरेनिटी इन रिलेशन टू अ पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लोब के किसी एक खास सरफेस पे एक खास पोर्शन का के साथ रिलेटेड जो सॉवरेनिटी होती है, इज द लीगल कंडीशन नेसेसरी for the inclusion of such portion in the territory of any particular state। किसी एक खास एरिया का किसी एक खास स्टेट के बैनर के अंदर आना, इसको आप सॉवरेनिटी कहते हो। एक्सक्लूसिव राइट होते हैं स्टेट के पास कि वो अपनी पार्स विद इन देयर बाउंड्री, जो उनकी टेरिटरी है, जो उनके डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, उनके अंदर वो स्टेट अपनी पार्स को एस्टेब्लिश कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। ये जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, जैसा कि ये इसका टाइटल ही आपको बता रहा है कि टेरिटरी के अंदर अंदर या टेरिटरी से रिलेटेड सॉवरेनिटी है ये। इसमें बेसिकली फैक्चुअल और लीगल कंडीशंस दोनों आ जाती हैं, जिनमें आप ये डिफाइन करते हो फैक्ट्स के थ्रू और लीगल कंडीशंस के थ्रू ये डिफाइन करते हो कि कितनी टेरिटरी के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होगा, जिसमें आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करोगे। हम अदर वर्ड्स में इस तरह कह सकते हैं, रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स रिक्वायर्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ टू एंटेल द लीगल consequences of a change in juridical status of a particular territory। मतलब फर्ज करें पाकिस्तान की टोटल टेरिटरी है, उस टेरिटरी का इवन 10 मीटर का हिस्सा भी, 1 मीटर का हिस्सा भी, उसकी भी अगर उसके ऊपर कोई और क्लेम करता है तो वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। पाकिस्तान के पास एक जो अथॉरिटी है, पाकिस्तान के पास एक जो अपनी जाती इख्तियार है, मलकियत जो है, उसको वो चैलेंज कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल लॉ में पॉसिबल नहीं है। अब म्यूनिसिपल लॉ के अंदर टेरिटरी कैसे डिफाइन होती है और इंटरनेशनल लॉ के अंदर टेरिटरी कैसे डिफाइन होती है, ये एक और डिफरेंस आ जाएगा। अक्सर क्वेश्चन भी आता है म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंस बताइए, या उसमें कैसे टेरिटरी को डिफाइन किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो टेरिटरी है, दैट इज रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट, जबकि म्यूनिसिपल लॉ के अंदर इट इज एब्सोल्यूट एंड नॉट रिलेटिव। ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। फर्ज करें इंटरनेशनल लॉ के अंदर टेरिटरी, एक खास टेरिटरी के ऊपर 2 स्टेट्स जो है वो क्लेम कर रही हैं। एक लीगल बिलोंगिंग किसकी तरफ हो जाती है, होगा क्या, जो कोर्ट होगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जो भी कोर्ट है, वो तमाम रेलिवेंट आर्गुमेंट्स को कंसीडर करेगी, और वो जो जमीन का टुकड़ा है वो उस स्टेट को दिया जाएगा जो कि रिलेटिवली स्पीकिंग अपना लीगल केस बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेगा, जिसके पास आर्गुमेंट्स ज्यादा बेहतर होंगे, जिसकी लीगैलिटी ज्यादा बेहतर होगी दूसरे से। ये तो हो गया इंटरनेशनल लॉ का सीन। जबकि म्यूनिसिपल लॉ के अंदर जो जमीन के ऊपर इख्तियार है, जो जमीन का जो टाइटल है, ये बेसिकली ऑनरशिप और पोजेशन देकर किया जाता है। किसके पास ऑनरशिप है, किसके पास पोजेशन है, किसके पास लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी कर रहा है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसकी बेसिस पे ये डिफाइन किया जाएगा। मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है वहां पे किसने बेहतर केस प्रेजेंट किया, जबकि म्यूनिसिपल लॉ में किसके पास पोजेशन है, किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, किसके पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी। तो म्यूनिसिपल लॉ में जो टेरिटरी है उसकी ऑनरशिप एब्सोल्यूट है, जबकि इंटरनेशनल लॉ में वो रिलेटिव है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस कि कौन अपना केस बेहतर प्रेजेंट कर सकता है।
It is normally a question of examining the facts to see which claimant can, under the law, put forward a better claim to title. इंटरनेशनल लॉ में बेटर क्लेम किसका है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है म्युनिसिपल लॉ के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर टेरिटरी को किस तरह डिफाइन किया जाएगा। यहां तक समझ आ गई? एक एक मैसेज कर दीजिए प्लीज। ईमान बच्चे मुझे पानी का एक वो छोटा कप दे दें। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स किस किस किस्म के होते हैं? डिफरेंट कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पूरे कंट्री के स्टेटस के ऊपर भी कंटेंशन हो सकती है कि मतलब जो एक स्टेट के पास एक टेरिटरी मौजूद है वो सारी की सारी ही, थैंक यू, किसी कोई और स्टेट उसको क्लेम कर सकती है या वो उसको निगलेक्ट कर सकती है कि ये इसकी स्टेट नहीं है। जैसा कि इजराइल के ऊपर एक खास वक्त में अरब कंट्रीज क्लेम करते थे कि इजराइल इज नो एंटिटी, मतलब उसकी पूरी स्टेट की टेरिटरी को ही डिस्प्यूटेड करार दिया जाता था। या समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स किसी एक एरिया को क्लेम कर रहे होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के अंडर एक एरिया है उसको क्लेम कर रहे होते हैं। जैसे सोमालिया का क्लेम था अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट कीनिया या साउथ ईस्ट इथियोपिया के हवाले से। इसी तरह डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर और भी डिफरेंट ग्राउंड्स होती हैं जिसकी बेसिस पे क्लेम किया जा सकता है, जिसकी बेसिस पे टेरिटरी जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहला सकती है। उसमें ऑक्यूपेशन भी आ जाती है, उसमें लोगों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के जहाँ पे लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, उसमें लोगों की जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी भी देखी जाती है, लोगों की हिस्टोरिकल डिमांड्स भी देखी जाती हैं, लीगल फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, दूसरे स्टेट्स के साथ उनके अटैचमेंट भी देखी जाती है। इन डिफरेंट टाइप्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को। इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ डिफाइंड टेरिटरीज हैं जिनका सॉवरन है, कुछ ऐसी टेरिटरीज भी हैं जिनका कोई सॉवरन नहीं है। सच टेरिटरी इज नोन एज टेरा नूलियस, जिनके ऊपर कोई सॉवरन क्लेम नहीं है किसी का भी। इसी तरह कुछ ऐसी टेरिटरीज भी हैं जो इसके बिल्कुल अपोजिट हैं, इनको रेस कम्युनिस कहा जाता है। मतलब इसका क्या है कि उनके ऊपर किसी का सॉवरन कंट्रोल हो ही नहीं सकता। मसलन इसकी एग्जांपल क्या है? हाई सीज, पाकिस्तान के जहाज भी उसमें नेविगेशन कर सकते हैं, अमेरिका के भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। इसी तरह आउटर स्पेस जो है वहां पे भी कोई भी नेविगेशन कर सकता है, उसके ऊपर भी कोई किसी का क्लेम नहीं है। तो ये दो कैटेगरीज भी आती हैं टेरिटरीज में, एक वो जिसके ऊपर सॉवरेनिटी किसी की है नहीं, और एक वो जिसके ऊपर कोई सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकता। अब आते हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ। सेल्फ डिटर्मिनेशन, हिस्टोरिकल क्लेम्स, जियोग्राफिकल क्लेम्स, ये काफी सारी टर्म्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ में यूज की जाती हैं। इनके पीछे कोई लीगल बाइंडिंग होना लाजमी नहीं है, इनके पीछे पॉलिटिकल पर्पसेस भी हो सकते हैं, इनके पीछे मॉरल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, इनके पीछे रिलीजियस अटैचमेंट्स भी हो सकती हैं, इनके पीछे कोई भी रीजंस हो सकती हैं जिसकी बेस पर आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ जा सकते हो। इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर ये बहुत एक्सट्रीमली परसुएसिव एक सिचुएशन है जिसमें कोई एक एरिया जिसके लोग अक्सर औकात रिबेलियस काइंड ऑफ नेचर अपनाते रहें, और जो उनके ऊपर जिस स्टेट की ऑक्यूपेशन है या जिस स्टेट का भी उनके ऊपर कंट्रोल है, सॉवरन कंट्रोल है, वो उसको एक्सेप्ट ना करते हो, अक्सर उसका इनकार करते हो, तो ऐसे लोगों को वो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली कैटेगरी में डाला जाता है। जो एक कोर प्रिंसिपल है इंटरनेशनल सिस्टम का वो है नीड फॉर स्टेबिलिटी, और कोई भी जो बाउंड्रीज हैं उनकी फाइनलाइजेशन ऑब्वियसली उसी से फ्लो करती हैं कि मतलब बाउंड्रीज में अगर कोई कंफ्लिक्ट पाया जाता है, बाउंड्रीज में अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, तो वो फिर स्टेबिलिटी तो नहीं रहेगी, हर वक्त कोई ना कोई एक दूसरे के साथ
छेड़खानी करता रहेगा। अब the principle of territorial integrity is well established and is protected by a series of consequential rules prohibiting interference within the domestic jurisdiction of a state. एक स्टेट की जो टेरिटरी है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी है, उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा उसकी डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 27 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वो क्या कहता है? फॉरबिडिंग द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट। मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसमें पॉलिटिकल फ्यूचर वो लोग इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। This principle has been particularly emphasized by third world states and also by other regions. मतलब हमारे ममालिक में अक्सर औकात हम ये कहते हैं जी कि बाहर का इन्फ्लुएंस है, फॉरेन पॉलिसी हमारी कंप्रोमाइज होती है, हमारे इलेक्शंस हाईजैक होते हैं, ये होता है, हमें यहाँ पे पॉलिटिशियंस इंस्टॉल किए जाते हैं, ये किया जाता है, वो किया जाता है। तो हम अक्सर इस जो 27 आर्टिकल है इसको अक्सर इन्वोक करते हैं जी कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में आप इंटरफेरेंस ना करें। However, it does not apply where the territorial dispute centers upon uncertain frontier demarcations. कोई ऐसा रीजन जो कि फाइनलाइज नहीं हुआ, उनके ऊपर ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। The principle appears to conflict on the face of it with another principle of international law. और वो इंटरनेशनल लॉ जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, मतलब कि इंटरनल मामलात में कोई एक्सटर्नल बंदा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इसी के अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ में एक और प्रिंसिपल भी है, और वो प्रिंसिपल क्या है? द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। कि लोग अगर खुद से ही रिबेलियस हो जाए, वो स्टेट की इंटेग्रिटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो होगा। अब वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, वो मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि ये जो रूल है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ये वहां पे अप्लाई होता है जहां पे कॉलोनियल सिचुएशन हो, जहां पे एक्सट्रीम और अनरिमिटिंग परसिक्यूशन हो रही हो लोगों की, जहां पे लोगों को रीजनेबल चैलेंज फेस करने पड़ रहे हो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ गुजारने में, तो वहां पे भी सिर्फ वहां पे सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये भी एक इंटरनेशनल लॉ में ये बात की जाती है। हालांकि even if someone doesn't accept an authority just based upon their religious attachments, based upon their cultural attachment with some other territory, कश्मीर की मिसाल ले लीजिए, religiously they're linked with Pakistan, majority Muslims है, पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट बनती है, उनकी जो कल्चरल आप कह सकते हैं कल्चरल या सोशल लिंकेज जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, कॉन्टिग्यूटी अगर आप देखें, उनका लैंड के हवाले से जो ज्यादा लिंकेज बनता है वो पाकिस्तान के साथ बनता है, और उनके इमोशनल अटैचमेंट भी पाकिस्तान के साथ ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि इंडिया उनको सहूलियात प्रोवाइड नहीं कर रहा, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन वो जो एक मॉरली वो लोग फील करते हैं, या कश्मीर का कुछ एक पार्ट फील करता है कि वी डू नॉट बिलोंग टू इंडिया, वो उनके लिए हमेशा से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये जो मामलात हैं, ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करते हैं, यानी कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, या आप ऐसा भी कह सकते हो दे आर नॉट अपोजिट इन रियल सेंस। ये भी हो सकता है कि एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अंदर लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिल रहा हो, कि वो इंडिपेंडेंट हो अपनी चॉइस में, उनको उनके ऊपर स्टेट की अथॉरिटी तो हो, लेकिन उनको इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई हो कि वो अपनी मर्जी के सारे काम करते रहें, कुछ खास फॉरेन पॉलिसी
डिफेंस, कम्युनिकेशंस ये स्टेट ने अपने पास रखी हो, बाकी सब कुछ उनको आज़ादी दी हुई हो, तो वहां पे ये आपस में एक दूसरे के एंटेगोनिस्टिक नहीं होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होंगे. Accordingly, the principle of self-determination, as generally accepted, fits in with the concept of territorial integrity, जो मैंने अभी आपको explain किया. As it cannot apply once a colony or trust territory attains sovereignty and independence. मतलब जब एक कॉलोनी है कोई एक एरिया, वो उसको इंडिपेंडेंस मिल गई, तो फिर वहां पे तो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली आप कहानियां नहीं बोलेंगे ना. कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई और वहां के अपने लोगों का रूल आ गया, तो वहां पे सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला सिचुएशन नहीं होगा. Probably the most prominent exponent of the relevance of self-determination to post-independence situation has been Somalia, with its claims to those parts of Ethiopia and Kenya जहां पे सोमाली ट्राइब्स रह रहे हैं, तो वो अभी भी उनको क्लेम करते हैं. But that country received very little support for its demands. अब ये देख लीजिए, वो कहते हैं कि वहां पे चूंकि सोमाली ट्राइब्स हैं इसलिए वो सोमालिया में होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस डिमांड को बहुत कम सपोर्ट करती है. उसके पीछे रीजन क्या है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन है, वहां पे वो लोग खुद से डिमांड नहीं कर रहे कि हमने सोमालिया के साथ रहना है. तो सेल्फ डिटर्मिनेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू फर्दर लार्जर टेरिटोरियल क्लेम्स. अब फर्ज करें इंडिया में जो जम्मू का इलाका है या जो सेंट्रल कश्मीर है, जो ज्यादा लोग इंडिया के अगेंस्ट हैं और पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, वो इंडिया उनको अलो करता है जी कि आप आजाद हो जाए, आप पाकिस्तान के साथ मिल जाए. अब अगर उसके बाद भी पाकिस्तान ये करे कि हमें पूरा कश्मीर चाहिए, हमें लद्दाख भी चाहिए, हमें बाकी एरियाज भी चाहिए जहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी, हमें वो एरियाज भी चाहिए, तो ये फिर क्या होगा कि ये लार्जर टेरिटोरियल क्लेम है और ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड बाउंड्रीज के रूल्स के अगेंस्ट है. मतलब जो सेल्फ डिटर्मिनेशन उसी एरिया को मिलेगी जहाँ पे मेजॉरिटी एक खास चीज क्लेम कर रही है, आप उसको अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, अपनी स्टेट की जुरिस्डिक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेट की बाउंड्रीज बढ़ाने के लिए, लैंड एरिया बढ़ाने के लिए मजीद चीजें डिमांड नहीं कर सकते. तो बेसिकली वो फ्रंटियर लाइंस उस एरिया के लोग डिफाइन करेंगे इंटरनेशनल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक. जियोग्राफिकल क्लेम्स थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री चलते आ रहे हैं. ये अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखें तो हम आम लोगों में भी आपस में लड़ाई चलती है, ये जमीन मेरी है, ये मेरी दादी की है, ये मेरी पुप्पो की है, ये मैंने लेनी है, इसके ऊपर मेरा क्लेम ज्यादा है, भाइयों की आपस में लड़ाई चलती रहती है. सेम हैपेंस इन इंटरनेशनल सिनेरियो कि हर स्टेट की ये कोशिश होती है कि मेरी लैंड एरिया जितना ज्यादा बढ़ सके. वो पुराने दौर में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज होती थी अपने आप को एक्सपेंड करने की, अपने आप को एम्पावर करने की, तो अब वो बाउंड्रीज डिफाइन तो हो चुकी हैं, बट स्टिल देयर आर territorial disputes. Still every country will try, India will try to merge Pakistan with it, China will try to merge as much area of that northern India into Chinese areas. तो ये जो मामलात हैं, ये जब तक इंसान है तब तक ये मामलात भी चलते रहेंगे और तब तक टेरिटरीज के ऊपर चैलेंज होता रहेगा, तब तक सेल्फ डिटर्मिनेशन के मामलात चलते रहेंगे, तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रहेंगी. ये आज का लेक्चर था. अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं.